कल हमने जो टॉपिक आधा छोड़ा था, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फंक्शन, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस की बात करते हैं। जो भी फंक्शंस हैं उन सबके डोमेन रेंज और ग्राफ देखते हैं। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा 5 नंबर का वो है लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लॉग के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, क्या पता बेसिक मैथ्स में पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो उसके बारे में। ठीक है, तो देखो लॉग के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लॉगरिथम होता क्या है। ठीक है, ये होता है लॉग। अब इसे ln से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब लॉग और ln में डिफरेंस क्या है वो बात करते हैं। सबसे पहले देखो लॉग में क्या होता है, लॉग में कुछ चीजें होती है। ये होता है लॉग, ये होता है लॉग का बेस। ठीक है, बेस होता है, इसमें ए नाम दूंगा। ठीक है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट जिसे x कहूंगा, और ये होती है लॉग की वैल्यू जिसे आई थिंक y कहते हैं। ठीक है, अब देखो लॉग के लिए फंक्शन का डोमेन डिसाइड करने के लिए लॉग में 3 कंडीशन में अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, इन दोनों में हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि x ग्रेटर देन हमेशा 0 होना चाहिए। ठीक है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a इज नेवर इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये 3 कंडीशन। ठीक है, a जो होगा फंक्शन का बेस होगा। अगर फंक्शन का बेस e है, ठीक है, तो उसे हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे नेचुरल बेस कहते हैं। लोग e को नेचुरल बेस कहते हैं। और कहीं पे अगर ln लिखा हुआ है या इस कैलकुलेटर में लिखा रहता है ln और log, तो ln का मतलब e बेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन हम कैलकुलेशन करने के लिए 10 बेस का यूज करेंगे। 10 बेस से कैलकुलेशन इजी है। अब देखो इसे थोड़ा फर्दर में सॉल्व करता हूँ तो क्या होता है, ये इधर जाएगा x इज इक्वल टू a की पावर y, ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसे। अब देखो बिल्कुल सिंप्लीफाइड छोटे से नंबर से बात करें तो देखो log 2 बेस पे 4 की वैल्यू, देखो ये इधर जाए तो 2 की पावर कुछ होनी चाहिए कि 4 आ जाए। तो 2 की पावर कितनी होनी चाहिए 2, तो log 2 बेस पे 4 की वैल्यू। ठीक है, log 3 बेस पे कुछ होना चाहिए। ठीक है, 3 बेस पे अगर 27 लिखा, 3 की पावर कुछ होना चाहिए, 27 आ जाए तो इसकी वैल्यू 3। अगर यही बात करूं कि log 10 बेस पे, ठीक है, 10 बेस पे 100 की बात करूं तो आई थिंक 2 आएगा आंसर। ठीक है, तो ये log का तरीके से क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं log की। ठीक है, उसके बाद ग्राफ देखेंगे, डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे। मेनली बात ये सिंपल सी बात है कि हम log को अच्छे से स्टडी करेंगे यहाँ, क्योंकि जब तक हम फंक्शन के बारे में अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम डोमेन रेंज इजी वे में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सारे फंक्शन को हम अच्छे से स्टडी कर रहे हैं यहीं पे, चाहे आपने पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। ठीक है, वो मायने नहीं रखता, पर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, लॉगरिथम तो सारी प्रॉपर्टी की बात करो। ठीक है, तो देखो लिखूंगा मैं, देखो जो भी प्रॉपर्टी लिखा हूं वो इन कंडीशन को फॉलो करते हुए लिखा हूं। ठीक, ये कंडीशन हमेशा मेरे माइंड में रहे। लॉग किसी भी बेस पे, किसी भी बेस का मतलब पॉजिटिव बेस है। ठीक है, अगर वैल्यू 1 आ गई इसका मतलब 0 है, क्योंकि किसी पॉजिटिव नंबर की पावर 0 लगाऊंगा तो ऑब्वियसली बनाएगा। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता हूं कि log यहाँ पे और यहाँ पे अगर नंबर इक्वल है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 1 सेम वैल्यू रिपीट होगी। थर्ड, log a बेस पे, ठीक है, यहाँ पे x के लिए नंबर चेंज कर रहा हूँ, b प्लस log a बेस पे c। देखो समेशन में है तो प्रोडक्ट में आ जाएगा b टू c, और सेम ऐसे अगर, ठीक है, डिफरेंस में है तो डिवीजन में आ जाएगा। पर ध्यान रखना बेस सेम होना चाहिए, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, इजी में बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, रैंडम नंबर लेके आते हो इसमें, कोई बड़ी बात नहीं।
ठीक है, log a, अगर यहाँ पे b की पावर p लिखता हूँ, ठीक है, तो p आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सेम नेक्स्ट चलते हुए कि डिस्क्रिमिनेंट की पावर लिखी थी हमने, अब बेस की पावर लिखता हूँ, a की पावर p, अगर b ऐसा कुछ आ जाए तो देखो ऊपर वाली पावर प्रोडक्ट में आती है, नीचे वाली पावर डिवाइड में आती है, ठीक है, ठीक है। अब दो तीन प्रॉपर्टी और बाकी है जिनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग के ग्राफ वगैरह पे डिस्कस करेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो सारी बात कर लेते हैं, जितनी पॉसिबल प्रॉपर्टीज है उन सबकी बात करते हैं, ठीक है। तो 7 जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो कुछ ऐसी है, ठीक है। ये दोनों हो गया, इन दोनों का कंबाइंड एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, इन दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। log a इधर p, इसकी पावर q, तो देखो p डिवाइड में आएगा तो q प्रोडक्ट में आएगा, तो q बाई p log a बेस पे। ध्यान रखना वो तीनों जो कंडीशन लिखी थी वो हमेशा अप्लाई करूंगा मैं, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं। अब देखो log की एक बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी होती है, इसका नाम होता है इस प्रॉपर्टी का बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी इस वजह से दिया हूं, देखो log a बेस पे b लिखा हुआ है, तो मैं कोई सा भी रैंडम पॉजिटिव नंबर लेके इसे ऐसा लिख सकता हूं, log रैंडम नंबर सपोज p लिया, p बेस पे a अपॉन log p बेस पे, ठीक है, ऊपर वाला ऊपर गया, नीचे वाला नीचे आया, ठीक है, ऊपर से गया, नीचे वाला नीचे आ गया। अब इस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा यूज करते हुए इस प्रॉपर्टी की एक एप्लीकेशन लिखता हूं कि अगर log a बेस पे b दिया हुआ है, b बेस पे c दिया हुआ है और c बेस पे d दिया हुआ है, तो मैं इसे डायरेक्टली लिखूंगा log a बेस पे d। देखो कैसे, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे लिखना, ठीक है, बस इसका हिंट लिखा हूं, ठीक है। तो देखो क्या है, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कोई रैंडम बेस ले लूंगा, रैंडम बेस सपोज p की ले लिया, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। तो log p बेस पे p बेस पे b लिया, log a बेस पे, ठीक है, p बेस पे a लिया, इनटू log p बेस पे p बेस पे c लिया, log p बेस पे b लिया, इनटू log p बेस पे d लिया, log p बेस पे c लिया, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये दोनों ना, तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो बेस दोनों का हट जाएगा, तो a बेस पे d हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है, छोटी सी और अच्छी सी प्रॉपर्टी, मैं भी कभी यूज में आ सकती है, कभी कभी क्या बहुत सी बार यूज में आती है, ठीक है। देखो ABC जो कांस्टेंट नंबर्स है वो मैं अपने हिसाब से यूज कर रहा हूँ, ठीक है, रैंडमली कुछ भी हो सकते हैं इसकी जगह। a की पावर log b बेस पे अगर c लिखा हुआ है, देखो a की पावर में log b बेस पे c लिखा हुआ है, तो मैं इसे a से चेंज कर सकता हूँ, a से चेंज का मतलब ये इक्वल होगा c log, ठीक है, c log, ठीक है, b बेस सेम है, रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी काम में आएगी, तो देखेंगे जहाँ पे यूज में आना। ये बस सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई लोग की, जो जो अपने यूज में आनी थी उसके हिसाब से। अब लोग के ग्राफ में बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लोग के ग्राफ में बात करते हैं। लोग के ग्राफ में मैं ओनली नेचुरल लोग के ग्राफ की बात करूंगा, लोग ई बेस पे, ठीक है। तो ये सब हटाता हूं मैं, ये सब रिमूव करता हूं। अभी बात करते हैं नेचुरल लोग के बेस में, तो लिखूंगा मैं, ठीक है। इसे मैं दो टाइप से डिवाइड करता हूं। इसे log a बेस पे x के मैं ग्राफ की बात करता हूं, तो x तो चेंज होता रहेगा, लेकिन ध्यान रखना x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। x एक्सिस पे वैल्यू चेंज होगी, वो x चेंज हुई, तो लिख देता हूं या तो मैं कि फंक्शन ऑफ x बराबर log
x, ठीक है, log लिखा है। अब अगर, ठीक है, इसे दो टाइप से डिवाइड करता हूं, a ग्रेटर देन 1, a लेस देन 1, ठीक है। अब देखो a इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये तो हमने लिख ही दिया था केस, और a 0 से बड़ा होगा, ये भी हमने मेंशन कर दिया था, यहाँ पे भी कर देता हूँ मेंशन, ठीक है। अब अगर थोड़ी सी ग्राफ को सही ढंग से बनाने की बात करें, ठीक है, एक तो होता है ग्राफ को बनाने के बाद एनालाइज करना, एक होता है एनालाइज करने के बाद बनाना। तो देखो दोनों चीजों की बात करते हैं, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेंगे, एक्स वाई एक्सिस में, ठीक है। अब देखो सबसे अच्छी सी चीज मेरे को ये लगती है कि लोग यहाँ पे बना आ गया वहां से 0, तो देखो कि x की वैल्यू जैसे ही 1 होगी वहां पे 0 आंसर होगा, तो x की वैल्यू 1 पे मैं 0 आंसर टिक कर देता हूँ दोनों ग्राफ में, ठीक है, दोनों ग्राफ में कर दिया। अब देखो a ग्रेटर देन, ठीक है, इस ग्राफ को बना रहा हूं मैं, इस ग्राफ को बना रहा हूं, तो a ग्रेटर देन 1 है, तो अगर इसे थोड़ा सा मैं अच्छे से देखूं कि 1 की जगह 2 वैल्यू, ठीक है, मैं 2 मान लेता हूं log 2 बेस, ठीक है। 1 से आगे की बात करता हूं, अगर 2 में वैल्यू रखता हूं तो कितना आएगा 1, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो 4 रखता हूं कितना आएगा 2, ऐसे ही 8 रखूंगा तो 3, जैसे जैसे वैल्यू आगे बढ़ाता जा रहा हूं, ग्राफ फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो आगे बढ़ता जा रहा हूं, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ, और ये ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही कुछ ग्राफ बनता है। और अगर बात करेंगे log माइनस इनफाइनाइट की, यहाँ पैरेलल हो जाएगा ग्राफ, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट में ये 0 हो जाता है, माइनस इनफाइनाइट log 0 पे ये 0 पे चेंज जा रहा है, 0 माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो अगर बेस जो है आपका 1 से कम है, 1 से कम है तो 1/2 है सबसे अच्छा, 1/2 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले 1/2 तो 0 आएगा था, ठीक है, वो बात हम करनी है। अब देखो 2 अपने तो -1 पावर बाहर जाएगी, आई थिंक -1 आंसर है, क्योंकि पावर -1 की log 2 बेस पे 2 -1। अब देखो मतलब यह कहना है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं नेगेटिव में आंसर बढ़ता जाएगा, क्योंकि 4 -2 -3 -4 आगे बढ़ते जा रहा हूँ नेगेटिव में आंसर बढ़ता जाएगा। और अगर पीछे आता हूँ तो देखो 1/2, यहाँ पे 1/2 1 आंसर आएगा, पीछे आता है, ठीक है, मतलब 2 से मैं पीछे आ रहा या 1 से पीछे आ रहा, 1 से पीछे कहाँ तक आ सकता हूँ, देखो नेगेटिव में कोई काम नहीं अपने लोग का ग्राफ, 1 से पीछे इधर आया तो 1/2 पर आया, ये 1/2 वहाँ पे 1 और पीछे आऊंगा तो और वैल्यू बढ़ेगी, मतलब इधर वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये x एक्सिस, ये भी x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, y एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ से एक छोटा सा रिजल्ट मैं निकालना चाहूंगा, छोटा सा रिजल्ट, ठीक है, a और x के बेसिस पे कि ये यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बनाऊंगा मैं, टेबल छोटी सी टेबल बनाऊंगा, ठीक है, log से अपने को ज्यादा काम नहीं है, a x और इधर f x, ठीक है, इसी फंक्शन की बात करूँ, ठीक है, बस मैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन का कंसीडर करना चाहता हूँ। देखो पॉजिटिव नेगेटिव साइन का कंसीडर कैसे कर रहा हूँ मैं, देखो अगर a जो है ग्रेटर देन 1 लिखा है तो इसका आपकी बात करूँगा, ठीक है, ये वैल्यू 1 है, ठीक है, a ग्रेटर देन 1, अगर x भी ग्रेटर देन 1 हो, a के साथ ये x वाली x भी ग्रेटर देन 1 हो तो आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव, x भी ग्रेटर देन 1 है तो आंसर पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो मैं लिख रहा हूँ a ग्रेटर देन 1 भी बात करते हैं, a ग्रेटर देन 1 भी इसी ग्राफ में बात करें, अगर x लेस देन 1 हो, लेस देन 1 तो ऑब्वियसली बात है कि 0 से ज्यादा की बात है, तो x लेस देन 1 हो गया तो आंसर नेगेटिव, ठीक है। अब इस वाले ग्राफ में बात करें, ठीक है, इस वाले ग्राफ में बात करता हूँ तो वही दो केस लिखूंगा, लेस देन 1 x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन, वही दो केस लिखूंगा, ठीक है। अब देखो a लेस देन 1 में बात करूं, इस वाले ग्राफ में बात करूं, इसी x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आंसर क्या है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, ये नेगेटिव, और इधर बात कर रहा हूं आंसर पॉजिटिव। अब देखो सीधा सा मेरे को रिजल्ट क्या मिल रहा है, अगर रिजल्ट की बात करें, अगर दोनों 1 से ज्यादा है तो पॉजिटिव और दोनों 1 से कम है
तो पॉजिटिव। और अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव। ये चीज ध्यान रखना, डोमेन और रेंज में बहुत काम आएगी। ठीक है, डोमेन और रेंज में बहुत काम आएगी। लॉ की प्रॉपर्टी है, इनइक्वालिटी सॉल्व करने में बहुत सी बार काम आती है। तो अब लॉ से आगे बढ़े। x should be greater than 0. हाँ, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 वाली बात बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि 0 से ज्यादा होना ही चाहिए, वो हमने पहले मेंशन कर दिया प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब इसका आगे बढ़े। ठीक है, इसका आगे बढ़ते हैं। टेबल रिमेंबर रखना है और ग्राफ भी याद रखना चाहिए। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज थी मेरी, एक छोटी चीज मेरे को बतानी थी, आपको बताई नहीं मैंने। ठीक है, छोटी सी चीज बस इतनी सी है कि जो हमने एक्सपोनेंशियल इसके पहले पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे के इनवर्स होता है। ठीक है, देख कैसे मैंने लिखा था log e बेस पे x बराबर y। ठीक है, x बराबर e की पावर y, और हमारा जो एक्सपोनेंशियल था वो कुछ ऐसा log से देखो। अगर थोड़ा सा ग्राफ को देखोगे ध्यान से तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसा था और log का ग्राफ कुछ ऐसा था। log का जनरल ग्राफ ये बना, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स। ठीक है, इनवर्स फंक्शन में पढ़ेंगे तब अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में, तो फिर भी हम जस्ट नॉलेज के लिए कि दोनों एक दूसरे की इनवर्स हैं। ठीक है, log एंटी log वो सब देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, तो उन सब की छोटी क्लास में पढ़े होंगे लोग 8 9 10 में log एंटी log। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट फंक्शन की बात करता हूँ। एक्चुअली नेक्स्ट हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाद 5 हो गया था अपने। ठीक है, 6 की बात करते हैं। 6 है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, नाम बहुत अजीब सा है, बहुत बड़ा है, सीधा सा मैं लिखता हूँ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, हाँ, लॉगरिथम जो फंक्शन था उसमें डोमेन रेंज डिसाइड कर लेते हैं हमने कि डोमेन जो था वो पॉजिटिव था और रेंज जो थी वो r थी, क्योंकि y एक्सिस की सारी वैल्यू आ रही थी, y एक्सिस पर हम ओनली पॉजिटिव वैल्यू कर रहे थे, तो डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर, रेंज r। यहाँ पे भी डोमेन रेंज की बात करें। अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, देखो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कोई सा फंक्शन है अगर उसके आगे मोड लगा है, ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन हो जाएगा। fx बराबर x कोई फंक्शन था, इसका आगे मोड लगा दिया। मोड का मतलब ये है इससे बाहर जो भी निकलेगा ना पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, तो इसे फंक्शन को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूँ कि x अगर पॉजिटिव होगा तो एज इट इज वापस निकल जाएगा, और अगर x नेगेटिव होगा तो एक नेगेटिव के साथ बाहर निकलेगा। एक नेगेटिव के साथ, जैसे मतलब -1 वैल्यू पुट की तो -1 एक और नेगेटिव लगा दिया तो पॉजिटिव बन जाएगा। नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव लगा दिया तो पॉजिटिव बन जाएगा। इस फंक्शन का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, अगर इसके मैं ग्राफ की बात करूं तो देखो पॉजिटिव x के लिए y बराबर x ग्राफ आ रहा है, तो ये वाला ग्राफ कुछ आ रहा है पॉजिटिव x के, और नेगेटिव x के लिए y बराबर -x, तो इधर वाला ग्राफ आएगा, क्योंकि y बराबर -x पूरा ग्राफ ऐसा कुछ होता है। लेकिन बस हमें नेगेटिव वाले की बात करनी है, नेगेटिव वाले पोर्शन बनाए, पॉजिटिव पोर्शन बात करें तो पॉजिटिव पोर्शन बनाए। ठीक है, ये यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आता है, ध्यान रखना कॉर्नर पॉइंट आता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, कंटिन्यू चलता रहता है और कॉर्नर पॉइंट आता है। तो अगर इसके डोमेन की मैं बात करूंगा ना तो डोमेन होगा R और रेंज होगी, ठीक है, रेंज की अगर बात करूंगा तो 0 to ∞। ठीक है, इसमें एक और फंक्शन की बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी जस्ट एक एग्जांपल ही था। एक और एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ इसमें तो लिख सकता हूँ fx = mod x - 2। ठीक है, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। कहाँ पे किया था, जहां अंदर वाली वैल्यू 0 हुई, अंदर वाली वैल्यू, तो अंदर वाली वैल्यू कब 0 हुई, 2 पे, तो x ग्रेटर देन 2 की बात करूंगा और x लेस देन 2 की बात करूंगा। ये x -2 आएगा, ये -x -2 आएगा। ठीक है, तो देखो कुछ भी नहीं करना है, ग्राफ 2 इधर खिसक जाएगा, 2 इधर खिसक जाएगा, 2 पे 1, ये 2 पे बन गया। ठीक है, इसे b ग्राफ लेते हैं। ठीक
ये हो गया मॉड्यूलस का। डोमेन वही है, रेंज वही है। Yes, sir. ठीक है, डोमेन रेंज हर जगह लिखेंगे, कहीं भूल जाए तो बता दिया आपको। ठीक है, अब इसके बाद अच्छा फंक्शन देखते हैं, कुछ अच्छे फंक्शन है स्टैंडर्ड फंक्शन, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे इसके बाद 6 के बाद 7 नंबर पे आएगा मेरा सिग्नम फंक्शन। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट जो करता हूं मैं वो एस जी एन ऑफ एक्स से करता हूं। एस जी एन ऑफ एक्स ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, अब सिग्नम एक्स होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो एफ एक्स को मैं लिखूंगा सिग्नम ऑफ एक्स, और सिग्नम ऑफ एक्स को मैं इस टाइप से डिवाइड करता हूं कि मॉड एक्स अपॉन एक्स ये वैल्यू देता है जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 रहता है और एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू देता है 0। ठीक है, मॉड एक्स अपॉन एक्स कब देता है जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, ये मॉड एक्स लिखा है। ठीक है ना, अब अगर थोड़ा सा इसे एक्सपेंड करता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, अब कम समझ में आ रहा है कि क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं, इसे फंक्शन को लिखा है सिग्नम एक्स का एक्सपेंशन ये होता है। अब इसे थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूं कि x ग्रेटर देन 0 के लिए बात करता हूं, x इक्वल टू 0 हमें पता ही है, x लेस देन 0 के क्या होता है वो देखेंगे। देखो x पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव में मॉड x बिल्कुल x ही निकलता है, तो क्या आएगा x अपॉन x 1। ठीक, x लेस देन 0 मतलब नेगेटिव में क्या निकलता है x माइनस x, तो कितना आएगा। ठीक, ऐसा कुछ आएगा, चाहे तो कोई नंबर पुट करके देख ले। ठीक है, अगर 2 पुट करते हैं तो 2/2 1 और -2 पुट करते हैं तो 2/-2 2/-2 और इसकी ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, हर फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, कहा था हर फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, इसका भी ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ये सीधा सा बिल्कुल आसान सा फंक्शन क्या है, 0 पे तो मैं 0 पे तो इसे छेड़ना ही नहीं है अपन को। ठीक है, 0 पे 0 मैंने डार्क सर्कल कर दिया। ठीक है, 0 पे अब ये कह रहा है कि जैसे ही पॉजिटिव वैल्यू मेरे अंदर पुट करोगे सिग्नम एक्स के अंदर, जैसे ही पॉजिटिव वैल्यू जाएगी तो ये कितना लेगा 1, और जैसे ही नेगेटिव जाएगी तो -1, इसके अलावा कुछ और देगा ही नहीं। तो देखो 0 पुट करने दे दिया इसने 0। अब 0 जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े मतलब पॉजिटिव, तो 0 को छोड़ दिया। ठीक है, होलो सर्कल मतलब नॉट इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो देखो 0 पे 0 इंक्लूड कर लिया, ये नॉट इंक्लूड, 0 से इसी थोड़ा सा आगे बढ़े कितना आंसर है 1। x की सारी वैल्यू में से 1, ठीक, कुछ भी हो x के लिए बस पॉजिटिव होना चाहिए, और x के लिए नेगेटिव है कुछ भी है तो -1। ठीक है, अब डोमेन रेंज की बात करें। ठीक है, डोमेन यहाँ पे लिख देता हूँ, डोमेन मतलब जो वैल्यू पुट कर वो आप, क्योंकि x की सारी वैल्यू में ग्राफ बना है। अगर रेंज की बात करूंगा तो जो हमें आंसर मिल रहा है, आंसर -1 से 1 नहीं होगा, आंसर होगा -1 0 और 1, क्योंकि बीच के लिए हमें कोई मिली गई 3 वैल्यू मिल गई है बस 0 1। ठीक है, 3 वैल्यू है जो इसकी रेंज में आती है। ठीक है, तो सिग्नम एक्स से रिलेटेड और ग्राफ की बात करेंगे। ये सिग्नम एक्स ओरिजिनल फंक्शन था। ठीक है, सिग्नम एक्स ये ओरिजिनल फंक्शन था। ठीक है, सिग्नम एक्स हो गया। अब सिग्नम एक्स के बारे में कुछ और ग्राफ बनाते हैं। एक्चुअली ग्राफ बनाना हमारा मेन काम है ना, हमारा मेन काम ग्राफ बनाना है, जो हमें छोड़ना नहीं है कभी। तो सिग्नम एक्स के जो ग्राफ बनाने हैं ना हम लोग वो बात करते हैं कि देखो जैसे मेरे से कह दिया जाए कि आपको चलो ठीक है ग्राफ बनाओ, फंक्शन मैंने लिख दिया सिग्नम ऑफ मॉड एक्स, इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, अब देखो सिग्नम मॉड एक्स ग्राफ बनाओ, ऐसा कह दिया गया है।
तो देखो इस फंक्शन को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड बिल्कुल ऐसे ही करूँगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं जो लिखा हुआ है ना उसे ही लिखूंगा कि mod x, ठीक है ना, x के लिए mod x आ गया और नीचे भी mod x आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चाहो तो ये भी लिख देता हूँ, ठीक है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, नीचे ग्राफ में जाए। तो देखो अब देखो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी, तो x के कुछ भी आए, नेगेटिव भी पॉजिटिव आएगा, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी, तो 1 x नॉट इक्वल टू 0 पे 1 और x इक्वल टू 0 पे डबल मोड से कैंसिल नहीं होता, डबल मोड से कैसे कैंसिल हो जाएगा? पॉजिटिव का मोड देखो नेगेटिव 2 है, ठीक है, मोड से मोड कैंसिल कर देंगे, नेगेटिव 2 का पॉजिटिव 2 हो गया, पॉजिटिव के बाद कितने ही मोड लगा, देखो मोड की एक और प्रॉपर्टी है, देखिए एक मोड लगे चाहे 10 मोड लगे, ठीक है, एक मोड लगे चाहे 10 मोड लगे, एक ही बात है। अब देखो इसका छोटा सा ग्राफ बना, ज्यादा मेहनत नहीं है, 0 पे 0, ठीक है, 0 के अलावा कुछ भी है 1 माइनस में लाने का काम ही नहीं है, ठीक है। तो इसके डोमेन की अगर मैं बात करूंगा, यही पे लिख देता हूँ, छोटा सा मैं लिख रहा हूँ, छोटा सा कि आप, और अगर रेंज की मैं बात करूंगा तो रेंज में मेरे सीधे से 2 ही एलिमेंट आएंगे, ठीक है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं सिग्नम एक्स में, ठीक है। जैसे तुमने कहा था मोड के अंदर मोड आता है, सिग्नम के अंदर सिग्नम आ जाए, क्या होगा, ठीक है ना, बन सकता है क्वेश्चन कि फंक्शन में लिखता हूं सिग्नम के अंदर सिग्नम एक्स, सिग्नम के अंदर सिग्नम एक्स, तो देखो क्या होगा उसके बारे में बात करो, ठीक है। सिग्नम के अंदर फिर से सिग्नम आ जाए, तो मैं थोड़ा सा लिखता हूं इस फंक्शन को, ठीक है, लिखता हूं बिल्कुल इजी वे में, ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। कोई एक चीज सिखाई गई है, जो सिखाया गया है उसी चीज को फॉलो करता हूं मैं, मोड ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स अपॉन सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक है, 0 से 1 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड, ये डाल यहाँ पे किया, 0 में 0 आ रहा है, 0 के अलावा बाकी सब, ये तो 0 लिखूंगा मैं, देखो कुछ भी चेंज नहीं किया, बिल्कुल वोका हुई, वहां पे जो सिखाया था वोका हुई। अब बात आई सिग्नम एक्स की, ठीक है। अब सिग्नम एक्स की बात है, तो सिग्नम एक्स को मैं क्या लिखूंगा, देखो सिग्नम एक्स में तो 3 चीजें सिखाता है, ठीक है, ये इतना लंबा चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, तो अपन इजी में लेंगे। सिग्नम एक्स मेरे को 3 चीजें सिखाता है, बस सिग्नम एक्स एक ही बात बोलता है कि अगर पॉजिटिव है तो 1 दे दो, नेगेटिव है तो -1 दे दो, 0 है तो 0 दे दो, सिग्नम इससे ज्यादा कुछ बोलता है नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो देखो मैं बस इतना से कहूँगा, ये सिग्नम एक्स बोल रहा है ना, इस वाले सिग्नम एक्स को समझना, ठीक है। तो ये सिग्नम एक्स बाहर मैंने सिग्नम होगा, बाहर अंदर वाला जो बोल रहे हैं अंदर वाले की सुन रहा हूँ, ठीक है, अंदर वाले की मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। ये सिग्नम के अंदर आ गया पूरा, चाहो तो ब्रैकेट लगा के, बड़ा ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं। अब ये सिग्नम कह रहा है, ये सिग्नम भी उसी सिग्नम की तरह बिहेव करेगा, ये कहता है कि अगर मेरे अंदर पॉजिटिव डालोगे तो 1, 0 डालोगे तो 0 और नेगेटिव डालोगे तो -1। अब देखो सिग्नम के अंदर ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू, तो मतलब 1 देगा, कब देगा 1, ये सिग्नम, इस सिग्नम में अगर 1 पुट करेंगे, इस सिग्नम में अगर 1 पुट करेंगे, रिजल्टेंट कितना है 1, इस सिग्नम में अगर 0 पुट करेंगे, रिजल्टेंट 0, इस सिग्नम में अगर -1 पुट करूंगा तो रिजल्टेंट -1, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू हमने पुट क्या की, ये पुट की थी ना, ओरिजिनल वैल्यू पुट की थी, रिजल्टेंट वो का आया, मतलब 2 सिग्नम लगा दो, 3 सिग्नम लगा दो, 4 सिग्नम लगा दो, आंसर सिग्नम एक्स ही आएगा, सिग्नम एक्स ही आएगा, तो मैंने लिख दिया कि वो का भी आंसर आ जाएगा। तो ग्राफ में जस्ट जरा सा इतना सा बना देता हूँ, खत्म, डोमेन एक्स आ जाएगा। एक सिग्नम एक्स में बहुत अच्छा सा ग्राफ देखे, थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। अगर सोच रहे हो सिग्नम एक्स को इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, तो देखो सिग्नम एक्स को ही नहीं, इसके बाद वाले सारे फंक्शन को मैं हाईलाइट करूंगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ हम यहीं से सीखेंगे,
हम यहीं से सीखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ कैसे होता है, ग्राफ में क्या क्या चेंज होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे कब फंक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है, वहां से डोमेन को अच्छे से। अब देखो एक मेरे माइंड में आया है कि सिग्नम एक्स के अंदर अगर मैं साइन एक्स डाल दूं, कुछ भी हो सकता है, जो जो सोच सकते हैं सब कुछ पॉसिबिलिटी, साइन ए कोस हो सकता है, टेन हो सकता है, कोसेक सेक कुछ भी हो सकता है, और भी कुछ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स क्रॉस, पर जो जो भी आ रहा है माइंड में, ठीक है, वो कर रहे हैं। अब सिग्नम ऑफ साइन एक्स, सबसे पहले तो मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, सिग्नम का पता ही है हम लोग, सिग्नम इतना पढ़ ही जाएंगे। साइन एक्स का आई थिंक ये कुछ ग्राफ होता है, ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, सिग्नम साइन एक्स का नहीं है, ये ग्राफ जो है ये साइन एक्स का है। अब सिग्नम एक्स जो बोलता है ना वो हम सुनेंगे, सिग्नम एक्स जो थोड़ा सा ग्राफ बनते हो सकता है पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो सिग्नम एक्स क्या बोलता है, जीरो से स्टार्ट करूंगा कि जीरो पे में जीरो, तो ये जीरो जहां पर हो रहा है ना वो पॉइंट में नोट डाउन करवा देंगे, जीरो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, पाई के मल्टीपल इधर माइनस पाई इधर माइनस का 2 पाई, ठीक है, ग्राफ थोड़ा सा, ठीक है, हाँ ठीक है, तो आप टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, टेढ़ा हो गया सीधा हो जाएगा। एक चीज आप लोगों को पता है कि नहीं पता है कि अगर आपसे कहा जाए, किसी से भी कहा जाए कि इस बोर्ड पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है बिना किसी साइड को लिए हुए, ठीक है, और फ्री हैंड तो नहीं ड्रॉ कर सकते, फ्री हैंड ड्रॉ नहीं कर सकते, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो पॉइंट में मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, कुछ पॉइंट मेंशन करो, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इधर नेगेटिव भी बनाए रहते हैं, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो 0 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव वैल्यू देता है, देगा पॉजिटिव आंसर 1, ठीक है, तो यहाँ पे मैं होलो सर्कल लगाऊंगा, पाई से 2 पाई में साइन नेगेटिव वैल्यू देता है, तो कितना है -1, एक्सक्लूडेड है ना, इस वजह से होलो सर्कल लगाया, ये चलता जाएगा, ऐसे से नीचे आ जाएगा, बन गया इसी ग्राफ, ठीक है। और वही डोमेन और रेंज तो बिल्कुल फिक्स है, इसी डोमेन आर और रेंज -1 0 1, ठीक है, ठीक है, ऐसे cos x का बन जाएगा, tan x का बन जाएगा, पॉजिटिव में 1 नेगेटिव में -1 और 0 पे 0, बहुत अच्छा फंक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद जो आ रहे हैं ना अच्छे अच्छे फंक्शन आ रहे हैं, अब देखो इसके बाद जो फंक्शन की बात करने वाला हूँ, इसके बाद जो फंक्शन आने वाला है अपना वो आने वाला है, ठीक है, क्या नाम था इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इसे मैं बहुत सी जगह GIF या बहुत से बुक में इसे GIF के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका एक नाम वो है, ठीक है, इसका एक नाम वो आई थिंक 8 फंक्शन चल रहा है, ठीक है, इसका एक नाम और है, उसका नाम है फ्लोर फंक्शन, ठीक है, या और नाम अगर दूं तो इसका नाम हो सकता है स्टेप अप फंक्शन, स्टेप अप, फ्लोर फंक्शन, एक काम करो फ्लोर फंक्शन हटा दो, स्टेप अप लिखो बस, स्टेप अप, ठीक है, बाद में लिख लेंगे नाम, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, स्टेप अप फंक्शन, ठीक है। स्टेप अप का नाम मतलब होता है सीढ़ी नुमा, हिंदी में कहते हैं, ठीक है, तो चलो उसे छोड़ते हैं। अब देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जो ब्रैकेट होता है इसे रिप्रेजेंट जब किया जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट बाय दिस बॉक्स, ये जो बॉक्स होता है इससे तो सबसे पहले मैं लिखूंगा
कुछ एग्जाम्पल होता क्या है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है। एक्चुअली फंक्शन f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की बात करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है कि इसके अंदर जब भी कोई वैल्यू पुट करते हैं, x के कुछ वैल्यू पुट करेंगे, तो ये फंक्शन कहता है कि मेरे अंदर से जो वैल्यू बाहर निकलेगी, मोड कहता है कि मोड से कोई वैल्यू बाहर निकलती तो पॉजिटिव होगी। ये कहता है मेरे अंदर से जो भी कोई वैल्यू निकलेगी बाहर वो इंटीजर होगी, इंटीजर होगी। ठीक है, इसका स्टेटमेंट बस यही है कि मैं हर किसी को इंटीजर बना देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर इसमें 2 पुट करता हूँ तो 2 तो वैसे ही इंटीजर है ना ऑलरेडी, तो इंटीजर को इंटीजर क्या बनाएंगे, वैसे इंटीजर है। ठीक, अब बात करते हैं अगर कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है जो इसमें पुट कर रहे हैं, तो उसे इंटीजर कैसे बनाएगा। तो क्या कहेगा, उससे छोटी वैल्यू, जैसे अगर कोई वैल्यू पुट करता हूँ तो उससे छोटा इंटीजर ये आंसर मिलेगा। जैसे लेट सपोज 2.3 की बात करते हैं, तो 2.3 पुट किया तो उससे छोटा इंटीजर 2, आंसर में क्या देगा, इंटीजर ही देगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर पाई पुट करना, लेट सपोज पाई पुट किया तो पाई पुट करने, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। ठीक है, लेट सपोज ई पुट करते हैं, तो कितना आंसर है, छोटा इंटीजर। इसका आंसर हमेशा इंटीजर आएगा, छोटा इंटीजर। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं। जैसे लेट सपोज तुमने कहा 0.5 पुट करते हैं, 0.5 से छोटा इंटीजर, 0.5 से छोटा इंटीजर आई थिंक 0। ठीक है ना, छोटा इंटीजर। अब थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, थोड़ा सा डीप में चलते हैं। लेट सपोज मैंने कहा माइनस का 0.2 पुट कर, नेगेटिव नंबर पुट कर जाएंगे ना, जो पुट नहीं कर जाएंगे वो बता रहे, पर अभी तो कोशिश करते हैं सारे पुट करें। इससे छोटा इंटीजर -1 देखो नंबर लेंगे 0, ये माइनस का 0.2 यहाँ पे कहीं पाएगा, माइनस का यहाँ पे कहीं पाएगा, इससे छोटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे f फंक्शन के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ माइनस का 3.9 कुछ ले। ठीक है, माइनस का 3.9 तो कितना आएगा, माइनस का 4। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, जो भी पुट करेंगे उससे छोटा इंटीजर। लेट सपोज माइनस का 2.01 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे छोटा माइनस का 3। देखो नियरेस्ट की बात नहीं करेंगे, नियर में क्या है उसकी बात करेंगे, उससे छोटा। ठीक है ना, उससे छोटा इंटीजर। अब अगर कोई तुमसे यह कहता है, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1/2 है। लेट सपोज कोई कहता है, क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आपको दी गई, मतलब ऐसी x की वैल्यू बताइए जो इसे सेटिस्फाई करती है। अब देखो x की वैल्यू अगर कुछ भी पुट करूंगा ना इसमें, कुछ भी, तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर। तो ठीक है, अब बात करते हैं इस फंक्शन के ग्राफ की बात करनी है और डोमेन रेंज की बात करनी है। ठीक है, ये सब हटा देता हूं। ठीक है, हाँ अभी इसका एक और भाई बाकी है, छोटा वाला, इससे छोटा वाला, इसके बारे में बात करेंगे। फंक्शन को एक्सपेंड करो, क्या एक्सपेंड करने मतलब क्या आएगा, करो एक्सपेंड भी कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक्सपेंड भी कर लेते हैं थोड़ा सा और ग्राफ भी बना लेते हैं, तो अपने पास जगह सफिशिएंट स्पेस है। ठीक है, तो फंक्शन को मैं एक्सपेंड क्यों कर रहा हूँ, चलो ठीक है देखते हैं। फिर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे इंटीजर वाले पार्ट में, इंटीजर को जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में डिवाइड करता हूँ। तो मैं बहुत सारे फंक्शन के पार्ट लिखूंगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है, देखना इसके अंदर ये फंक्शन चल रहा है ना, 0 का आंसर 0, ऑलरेडी इंटीजर है ना, तो इंटीजर में तो क्या हटेगा, 0.5 का आंसर
0.5 का आंसर 0, ठीक है 0.5 का आंसर 0 और 0.3 का आंसर 0। तो देखो 0 से 1 के बीच में आंसर कितना था, 1 से 2 में आंसर कितना था 1, 2 से 3 में आंसर कितना था 2। ऐसे ही सेम अगर मैं यहाँ पीछे भी जाऊंगा कितना आ रहा दिखता है, ठीक है थोड़ा सा ग्राफ देखो इक्वल टू लगाया है मैंने यहाँ पे, इस साइड इक्वल टू लगाया है, इस साइड इक्वल टू। अब देखो 0 पे वैल्यू 0 और 1 ये पॉइंट में बना देता हूँ थोड़े से, ठीक है 0 से 1 में आंसर 0 और देखो 1 पे फॉलो सर्कल लगाऊंगा नॉट इंक्लूडेड इसमें, ठीक है 1 कहाँ इंक्लूडेड है आगे, क्योंकि 1 पे वैल्यू 1 होगी, ठीक है 1 पे वैल्यू 1, 2 से आगे ये लिखा है ना मेरा नाम सीढ़ी वाला, स्टेप अब सीढ़ियां बनती जाएंगी ना, ऐसे इसी वजह से स्टेप में लिखा है, ठीक है ना ऐसा सीढ़ी, ठीक है सीढ़ियां बनती। अब अगर डोमेन की बात करते हैं और रेंज की बात करते हैं, ठीक है डोमेन, अब डोमेन क्या होगा, जो जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, रेंज जो जो हमें मिलेगी। अब डोमेन क्या क्या पुट कर रहे हैं, इसकी सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं, हर एक वैल्यू में ग्राफ आ रहा है, डोमेन आर बिलोंग्स टू लिखता हूं इक्वल टू लिखता हूं, रेंज जो जो हमें मिल रहा है इससे क्या क्या कर रहा है, ओनली इंटीजर मिल रहा है, तो रेंज में इंटीजर आई, ठीक है इंटीजर आई, कभी कभी इसे जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है इधर का हटा था, कुछ और चीजें लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंडिया के बारे में, ठीक है ग्रेटेस्ट इंडिया के बारे में थोड़ी सी अच्छी बात करते हैं। जैसे 1 के ऊपर ये ना इंक्लूडेड ना एक्सक्लूडेड है, देखो जैसे तुमने कहा ना, देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ पे इंक्लूडेड है 1 की वैल्यू 1, देखो 1 2 3 4 5, 1 की वैल्यू 1 है, लेकिन 1 से जैसे ही थोड़ा सा पीछे गया तो आंसर 0। जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की बात करता हूँ मैं तो 1, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.999 की बात करता हूँ थोड़ा सा पीछे, ठीक है ना थोड़ा सा पीछे, इसमें क्या होगा इंटीजर वैल्यू पे है ना, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इंटीजर वैल्यू पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूटी क्या होती है कि अगर ग्राफ बनाने में हमें पेन उठाना पड़े तो डिसकंटिन्यूअस, तो पेन ही उठाना पड़ेगा कंटिन्यूअस। अब देखो पेन उठाना पड़ा ना, पेन उठाना पड़ेगा, हाँ बस ठीक है ना, और कंटिन्यू ग्राफ में मतलब पेन ही उठाना पड़ेगा, पेन बिना उठाए पूरा ग्राफ बन जाए तो कंटिन्यूअस, ठीक है इसे डिफाइन कर दें। अब कुछ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है प्रॉपर्टी लिख लेते हैं तो, ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ, जो पढ़ रहे हैं उसी की प्रॉपर्टी चल रही है, ठीक है देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हर एक प्रॉपर्टी से एग्जांपल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो होगा, ठीक है लेस देन इक्वल टू x होगा, ठीक है और कभी कभी x माइनस 1 से, देखो जैसे कि x की वैल्यू लेस देन 4 है, ठीक है इस प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई करता है, x की वैल्यू 4 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल होगी, ठीक है अगर 3.9 है x की वैल्यू तो ये कितना, लेकिन x माइनस 1 से तो बड़ा है क्योंकि 2.9 से बड़ा है, x माइनस 1 से बड़ा लेकिन x से छोटा, और यहाँ पे इक्वल टू रहेगा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं जाएगी। इफ m इज एनी इंटीजर वैल्यू, ठीक है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस m इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस m। देखो क्या है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस माइनस m,
जैसे प्लस की बात करता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई थिंक जो भी लेते हैं 3.7, तो 3.7 में से लिख सकता हूँ प्लस 2, ठीक है। तो इस 2 को बाहर निकाल दो, 1.7 का आंसर 1 आएगा, इसलिए 3.7 का आंसर 3 आएगा ना, तो 1.7 का आंसर 1 प्लस 2 इंटीजर वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है, इतना सा बताएगा, ठीक, इतना सा इंटीजर पार्ट निकाल सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू x प्लस y, ठीक है, प्लस देखो ओबियस ये चीज देख सकते हो, फर्स्ट तो ये वाली फर्स्ट है, थर्ड से लेस देन हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इन दोनों की बात करें, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5, ठीक है, ये लिखा हुआ है 2.5, ये लिखा हुआ है 2.6, तो ये ऑब्वियसली 5.1 हो जाएगा। अगर अलग अलग ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे कितना होगा 4, वो बड़ा हो जाएगा, तो दो डेसिमल मिलके एक इंटीजर बन गया। और ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा 1 का डिफरेंस आएगा, ये क्योंकि इसमें और इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 का डिफरेंस आएगा, 1 से ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2.9 और 2.9 होगा, ठीक है, 2.9 और 2.9 होगा तो कितना बनता 5.5 होगा, इक्वल टू 2 इक्वल टू हो जाता, दोनों चीजें फॉलो कर सकते हैं ना, ठीक है। अब ये जो है थोड़ी सी अच्छी प्रॉपर्टी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x, इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, इसकी वैल्यू आती है 0 और 1, थर्ड में दोनों में ग्रेटर देन, हाँ दोनों में, ठीक है, 0 और 1 इफ x बिलोंग्स टू I और x नॉट बिलोंग्स टू, इस प्रॉपर्टी का बहुत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखो कैसे हुआ, x के 2 पुट करके देखते हैं, x के इंटीजर पुट कर रहे हैं 2 और -2, 0 आ गया, 2.1 पुट कर रहे हैं, माइनस का 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो 2.1 पे ये 2 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये -1 आएगा, ठीक है, माइनस चेक करने पर पता चल जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 8 हो गया था, 9 स्टार्ट करते हैं, इसी का भाई है कह सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट